किसी पार्टी को फॉलो करते हैं आज के टाइम पे? अरे आदमी पार्टी मतलब कोई पार्टी मतलब किसी पार्टी से जुड़े हम हुए बता हैं? रहे हैं पार्टी अमूर्त चीज होती है। समाज सेवा करने के लिए एकदम राजनीतिक जरूरी है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। एकदम बात सही कर रहे हैं। देखिए हम कभी आज से पहले कभी भी हमारे हम इसको बहुत ही बेकार शब्द मानता हूँ। जब भी बरसात आती है, बाढ़ आता है, गांव डूबते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो बांध पे आ जाते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम होगी बात। अधिकारी भी आते हैं, राहत सामग्री बांटी जाती है। हर साल का यही चीज़ है। क्या इसका कोई इस समस्या का समाधान निकलेगा कभी? हर समस्या का समाधान हो सकता है। टिकट के रेट अगर बात करें तो आपकी क्या सोच है? सच में मैं अभी सोचा नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है? सुरेंद्र सिंह जो थे पूर्व विधायक, पहले हमने देखा है कि आपके जो पिताजी थे वो सांसद भी थे, पहले वो चुनाव में थे, वो एक साथ थे, पहले अच्छा खासा बनता था। क्या दिक्कत है? इतना मनमुटाव हो गया। पिछले साल की बात करें तो मारपीट भी हो गई थी। क्या मतलब क्यों ऐसा कि आप लोगों ने, आपका परिवार जो है उन्होंने मेले की ज़मीन हड़प ली थी? इस ये रीज़न था उनके मनमुटाव का, मतलब उनके तरफ से इस अच्छा, पर सो नाराज है। ये बताइए कि कहीं का कोई जमीन है, कहीं का कोई जमीन है, न्यायालय बना है, राजस्व विभाग है। अगर यहाँ मेरे हिसाब से मैं बोलूँ ना, तो मैं अधिकांश अगर मैं बलिया जाऊँगा दिखाने, मेरे परिवार की बात होगी क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा मेरे हाथ में है। मैं बुखार के लिए सिर्फ जाऊँगा दिखाने। परिवारवाद की जो राजनीति होती है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? परिवारवाद का परिभाषा आज तक ये चीजें डिफाइन ही नहीं पाई। परिवारवाद का क्या है। बलिया स्टेडियम की आपने हालत देखी? बहुत खराब। जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? क्या मुद्दे रहेंगे? किस बेस पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको? नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिया विधानसभा के एक युवा नेता और इस विधानसभा के एक बहुत चर्चित चेहरे हैं। और हमारे जो पूर्व सांसद थे, बलिया के जो पूर्व सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, उनके सुपुत्र हैं जिनका नाम है डॉक्टर विप्लेंद्र प्रताप सिंह। बैरिया विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में कई सारे मुद्दे हैं। मेन मुद्दे की अगर बात करें तो बाढ़ है। हर साल बरसात में कई सारे गांव हैं जो डूब जाते हैं। इन सारे मुद्दे हो गए। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, और यहाँ के जो भाजपा की टिकट के रेस में बहुत सारे दावेदार हैं, इन सभी चीज़ों पे इनसे चर्चा होगी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विप्लेंद्र प्रताप सिंह जी से। पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं आपके जीवन से। आपकी जो शिक्षा थी, आपने कहाँ से शिक्षित योग्यता ली थी, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी रुचि क्या थी, क्यों आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, आपका विजन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। हमारा जो बचपन का पढ़ाई है इसी गांव में हुआ। बगल के सरस्वती मंदिर था। कक्षा अष्टम तक हम यहीं पढ़े थे। इसके बगल में हमारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, हम 10वीं तक पढ़ाई की। और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर हम बनारस गए और बनारस में किंग्स कॉलेज जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, हम फर्स्ट में वहाँ एडमिशन लिए। वहाँ इंट्रेंस से प्रवेश परीक्षा के द्वारा वहाँ एडमिशन होता है, तो वहाँ किए। और पिछले उसके जब हम एडमिशन लिए थे तो 5 साल से आर्ट्स में कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया था। तो 5 साल बाद हम ब्रेक किए थे। और हम दो, हमारे साथ एक हमारा पर्टिकुलर लड़का सुमित सिवा, तो वो 2 लोग जो अभी प्रिंसिपल भी है, तो 2 लोग हम लोग वहाँ फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। और फिर उसके बाद प्रवेश परीक्षा BHU, जब हम बनारस गए तो BHU जो बोलते थे सर्व विद्या की राजधानी, तीनों लोगों से न्यारी काशी, उसमें जो काशी जो तीनों लोगों से न्यारी है, उसमें महामना की एक गजब का विजन, त्याग, तपस्या, बलिदान का एक सम्मिश्रण और दान से बना विश्वविद्यालय। हमारे पिताजी भी वहाँ पढ़े, ढेर सारे लोग वहाँ पढ़े। हमारे पूरे पूर्वांचल का वो कह सकते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर। किसी दूसरे देश के किसी यूनिवर्सिटी से तुलना नहीं करते, लेकिन बोला जाता था कि जब BHU के पहले ऑक्सफोर्ड होता था, तो पूर्वांचल का एक ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा हमारा काशी विश्वविद्यालय, जहाँ से हमको प्रवेश परीक्षा करने के बाद वहाँ
ग्रेजुएशन में, फिर वहाँ पीजी में, फिर पीएचडी हम किए। पीएचडी करने के बाद पीडीएफ किए। ये पूर्व की सरकार का एक बहुत अच्छा योजना था जो वर्तमान में भी नहीं चल रही। राधाकृष्ण फेलोशिप था। इसमें करीब करीब पूरे देश के 4 या 5 हज़ार ऐसे हर विषय से 4 या 5 हज़ार ही होंगे। उसमें साइंस, आर्ट्स, संस्कृत, भूगोल, जो भी सारे विषय से संबंधित जितने भी लड़के हैं उनका एक इंटरव्यू होता था। फिर उसको एक पेपर जमा करना पड़ता था और आपकी थीसिस के ऊपर वो प्रोजेक्ट देते थे और बहुत अच्छी योजना थी। हम लोगों ने उस पर बहुत काम किया और हमारा खुद का उस समय काम था भोजपुरी लोकगीत का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन। अच्छा। जो हमारा भोजपुरिया समाज है इसका सांस्कृतिक सामाजिक और इसका कैसे क्यों प्रभाव पड़ा, तो इस पे मेरा काम था और इस पर हमने बहुत अच्छा काम किया। नेट पे भी उपलब्ध है और राधाकृष्ण फेलोशिप हम लोग को बहुत सहायता दी और सहायता एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें 50-60 हज़ार हम लोगों को मिलता था पढ़ते समय, तो बहुत अच्छी सहायता हो जाती थी, कह सकते हैं कि हम लोग 3-3 महीना पर लोग मिलता था लगभग। अच्छा, 3 महीने 4 महीने पैसे। हाँ, तो हमारे यूनिवर्सिटी में 100 लड़के चयन हुए थे, इसमें हम भी थे। तो वहाँ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करने के बाद अभी आपके सामने है। क्या विचार है, मतलब अचानक कितना, मतलब पॉलिटिक्स में आप घुस गए? आपकी बैकग्राउंड तो है, फैमिली बैकग्राउंड की एक अगर तो बात बैकग्राउंड है, कुछ नैसर्गिक है कि जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो ये अचानक की प्रवृत्ति नहीं, अचानक की यात्रा नहीं। हम लोग छात्र जीवन से में ही जब हम पढ़ते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो बहुत दिनों से छात्र संघ बंद था। अच्छा। छात्र संघ नहीं था, कोई ऐसा छात्रों का मंच नहीं था, कर्मचारियों का मंच नहीं था, अधिकारियों का मंच नहीं था इस पर अपनी बात को कह सके। तो हमेशा हम लोग का एक मानना है कि एक वैसा मंच जरूर होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक सीमा में जो उसकी बात जायज़ मांग को हमेशा उठाते रहना चाहिए, चाहे वो समाज का हो चाहे विश्वविद्यालय का हो। तो हम लोग इस बात को उठाते थे इसके लिए कि छात्र होना चाहिए और लंबा आंदोलन किया, मतलब 10 साल आंदोलन चला। जब हम ग्रेजुएशन में गए उस समय से उसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी एक थोड़ा बहुत असर था, लेकिन सबसे बड़ा असर था वहाँ जाने के बाद हम लोग ये महसूस किया कि हम 4 छात्र कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते थे। हॉस्टल में इतनी पाबंदी थी कि आने जाने का, बैठने का, और अभी भी चल रहा है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि विश्वविद्यालय सिर्फ ईंट पाथर और गारे की जुड़ाई का। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। बलिया का भी अगर बात करें, छात्र संघ चुनाव बहुत सालों से रुका हुआ है, बहुत सारे जो छात्र नेता इसकी मांग मतलब कर रहे हैं, हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं जो सांसद बने, विधायक बने, नाम नहीं ले सकता, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग किसी हैं। का क्या नाम है? बहुत सारे लोग हैं वो, लेकिन किसी का भी इस पर क्या बोलते हैं फोकस नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है कि हाँ इसको चालू कराया जाए। वैसे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं ऐसे यूपी में जहाँ चुनाव नहीं हो रहा आज के टाइम पर, ऐसा क्यों? देखिए, जिस संगठन में लोग काम करते थे, विद्यार्थी परिषद का भी मैं कर रहा हूँ, तो हम लोग नारा लगाते थे, विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। बहुत प्रचलित उसका नारा है कि सिर्फ वो पढ़ाई का नहीं समाज के बारे में सोचता है, और जागृत विद्यार्थी तो निश्चित समाज के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग ग्रेजुएशन में तो हम 2-3 अखबार पढ़ना, पत्रिका पढ़ना, और कई ऐसे जो हम लोग के हॉस्टल चाहे पढ़ाई के अलावा भी जो है कई ऐसे सामाजिक मुद्दे होते थे जिसमें हम बड़ी बढ़ चढ़ के उसमें हम लोग भागीदारी करते थे, आवाज़ उठाते थे। उसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जैसे राम सेतु का मुद्दा था। फिर एक बार हम लोग लिंगदो कमेटी की जो छात्र संघ बनाने के लिए उससे हम लोग डिबेटिंग में, जो फिर एजुकेशन में जो पिछड़ा आयोग बना था उसका रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, फिर ऐसे तमाम यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम पे हम उनका सभी नौजवान एक है, ऐसे अनेक आंदोलन हम लोग चलाए और बात की। तो हमको लगता था कि जो समाज की जो गतिविधियाँ है उससे छात्र प्रभावित होता है, और ये हम लोग उस समय से ही जानते थे, और उस गतिविधियों को देखना, उस पर आवाज़ उठाना, उस पर बात करना, यह मन में था। लेकिन उसके लिए छात्र संघ होना जरूरी है। एक बात और प्रचलित है जिसको हम बार बार इस बात को कहते हैं कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से बन सकता है,
इंजीनियरिंग कॉलेज से बन सकता है, साइंस कॉलेज से बन सकता है, संस्कृत का विद्यार्थी धर्म विज्ञान संकाय से बन सकता है, लॉ का स्टूडेंट जो हमारे कानूनविद है वहाँ से बन सकते हैं, कॉमर्स हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल सकता है, और मेडिकल साइंस या साइंस है, हर एक विधा के लोग अलग अलग साइंस निकल सकते हैं। समाज चलाने वाले लोग, जिसको समाज की गतिविधि, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में आप समझ सकते हैं कि जनता की नुमाइंदगी के लोग शासन में जाते हैं, शासन चलाते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए जब होता है, तो क्यों न समाज का जो नेतृत्व करता है वो भी पढ़ा लिखा हो, उसको भी सामाजिक गतिविधि की जानकारी हो। इसके लिए हम किस विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे? हम इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकाल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज से मेडिकल हमारे डॉक्टर निकाल सकते हैं, कॉमर्स वाले से हम अकाउंटेंट निकाल सकते हैं, हर विधा के निकाल सकते हैं। आप बताइए कि नेता बनाने के लिए, क्या समाज को चलाने के लिए, मैं नहीं कहता कि वो लोग नहीं समाज को समझते होंगे, वो लोग भी समाज को समझते होंगे, लेकिन अपने विधा को भी जानते हैं। लेकिन इस विधा को जानने के लिए, समाज को संचालन करने के लिए, समाज सही दिशा में जाए, इसको रूल करने के लिए, इसके विधि को लागू कराने के लिए, कानून बनाने वाले संस्था में जाने के लिए, क्या इसकी कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए? कोई 7 फेल, कोई 10 फेल, कोई 5 फेल, कोई 3 फेल मुख्यमंत्री बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने नर्सरी को सुखा दिया है। जो नर्सरी हमारे छात्र संघ का होता था, कम से कम कोई भी छात्र नेता होता था अपने कॉलेज विश्वविद्यालय का, बात के दिनों की मैं नहीं कहता, हमारे राशिंद्र सभी टॉपर थे अपने अपने विषय के, और नहीं पढ़ने वाला होगा तो कम से कम कॉलेज में बैठेगा, अपने कक्षा में बैठेगा, अपने अध्यापक से बात करेगा, तरह तरह के विधाओं के छात्रों से बात करेगा, उसका खुद का इतना विकसित हो जाता था कि वो समझ सकता था। अभी के वर्तमान का दौर ये है कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बिहार की बात कर लीजिए, अब बिहार की बात कर रहे हैं, अब जिस विश्वविद्यालय का उसने सर्टिफिकेट दिया है, वो विश्वविद्यालय की नहीं करता है। आप किसी पार्टी को, एक मिनट, आप किसी पार्टी को फॉलो करते हैं आज के टाइम पे? आदमी पार्टी, मतलब कोई पार्टी किसी पार्टी से जुड़े हम बता रहे हैं, पार्टी अमूर्त चीज होती है, पार्टी विचारधारा अमूर्त होती है, उसको चलाने वाले लोग मूर्त होते हैं। ठीक, अब पार्टी मतलब विचारधारा, आइडियोलॉजी, तो उस आइडियोलॉजी को जो हमारा समतामूलक समाज, हमारे भेद रहित समाज, हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे संस्कृति की प्रतिष्ठा, हमारे सनातन परंपरा की प्रतिष्ठा, ये जो मानने वाले जितने लोग हैं, चाहे इन मानने वाले लोगों से जो विचार बना है, जो दल माना, उसको हम मानते हैं। रही बात की आज के दिन में, मैं कह सकता हूं कि आइडियोलॉजी से, विचार से पार्टियां चलती हैं। और आपकी आइडियोलॉजी मतलब किससे मिलती है? किसी पार्टी से तो मिलती है? नहीं, अपनी आइडियोलॉजी है कि समाज का जो सही संचालन है, वर्तमान परिस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जो समाज का संचालन है, जिस वजह से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए निकला, आज हम इतनी पढ़ाई हुई है हमारे बिहार में, जब हम फार्म भरे थे तो जो टॉप किए उनसे हमारा 2 नंबर अधिक था हिंदी में, हमारा फर्स्ट क्लास है, जो नंबर है, जो हमारे बिहार कहीं भी हम लेक्चर हो सकते थे, आराम से जिंदगी जो लोग चाहते हैं जीने के लिए वो जी सकते हैं, लेकिन हमारा समाज के प्रति कुछ कमिटमेंट है। एक चीज इस पे हमेशा मेरे अंदर रहता है सवाल, समाज सेवा। जब भी राजनीति की बात हो, अधिकांश हमने जो नेता हो गए या फिर जो लोग घुसने की तैयारी करते हैं, हमेशा एक चीज उनका मेन जो विजन होता है कि हम समाज सेवा करने के लिए राजनीति ज्वाइन करें। देखिए, क्या समाज सेवा करने के लिए राजनीति जरूरी है? नहीं, एकदम बात सही कर रहे हैं। देखिए, हम कभी आज से पहले कभी भी हम इसको बहुत ही बेकार शब्द मानता हूँ कि हमें आपका नौकर हूँ, आपका चौकीदार हूँ, ठीक ना, आपका हरवाह हूँ, आपका चारवाह हूँ, ये नेताओं को ना बोलना चाहिए, ना होता है, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ। समाज को चलाने के लिए आप वैचारिक आदमी हो, मेरा विचार आपसे मिलता है, हमारे विचार को आप जानते हो, तो आप इस चीज को मानिए। और समाज को सही दिशा ले जाने के लिए हम जो पढ़ते हैं, जो अनुभव करते हैं, और जो अध्ययन करते हैं, और जो व्यवहार में जीते हैं, उस चीज को हम समाज को बताते हैं। हमारे विचार को मानने वाले लोग होते हैं, बनते हैं, तो अच्छी बात है।
हम ये एक बहुत ही तरह से हम इसको सस्ता शब्द बोलते हैं कि हम आगे किसी कोई मंच से बोलता है कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका चपरासी हूँ, मैं आपका झाड़ू मारने वाला हूँ, आपका चौकीदार हूँ, तो आपका दीवान हूँ, आपका कांस्टेबल। कोई शब्द नेताओं का है ही नहीं। और पहले के कोई भी वैचारिक जो नेता देश के बने होंगे, बने हैं, वो गांधी का मानने वाले लोग हैं। कभी इन सब शब्दों का यूज नहीं गांधी करते थे। और पूर्व के लोग, चाहे दीनदयाल जी हों, चाहे लोहिया हों, चाहे आचार्यानंद हों, इस सब शब्द का कभी आपने किसी विचारधारा में आपने यूज सुना है क्या? नहीं। हम भी नहीं करते हैं कि हम सेवा करने के लिए निकले हैं, चाहे हम ये करने के लिए निकले, कभी नहीं करते हैं कि मैं समाज सेवा के। कौन सेवा? हमारे लोग हैं जितने, तो सर्वप्रथम अपने जिंदगी का आप अपने लिए जो समय महत्वपूर्ण भगवान ने जन्म दिया है, आपका हाथ पैर दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए सुबह जरूर 1 घंटा समय निकालना चाहिए। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से सही तरीके से आपका परिवार का भरण पोषण हो, इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को काम करना चाहिए कि आपके बच्चे को फीस के लिए परेशानी ना हो, आपके परिवार को खाने पीने के लिए कोई कमी ना हो, आपके माँ बाप की दवाई के लिए कमी ना हो, कहीं जाना चाहिए उसके लिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, कमाना चाहिए। और ये चीज सही है, ये तो ईमानदारी हो गई। उसके बाद आपके पास फिर कबीरदास जी की वो लाइन कि साईं इतना जी दिए जिसके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। हमारे दरवाजे पर कोई आ रहा है, हमारे अगल बगल के जो लोग हैं उनके घर देखे कोई चूल्हा न सुना हो, कभी दवाई से मर न जाए, उनका बच्चा कोई एडमिशन पढ़ाई बगैर फीस के बगैर पढ़ ना पाए। हम कई लोगों को देखते हैं कि अपने अगल बगल के घर के लोग की चिंता नहीं करते हैं, पट्टेदार की चिंता नहीं करते हैं, घर की चिंता नहीं करते हैं, घर के बगल वाले को नहीं चिंता, गांव की चिंता नहीं करते हैं, दूसरे गांव में जाके बांटते हैं और बांटते क्या तस्वीर खिंचाते हैं। आज तक कभी भी हम अभी भी यहाँ भी नहीं, कभी भी ये जीवन का एक सिद्धांत है कि मैं किसी को मदद करते हुए दाहिने से मदद करूँ, बाएं ना समझ पाए। और आज भी मैं करता हूँ, चाहे अगल बगल, चाहे किसी को कहता भी नहीं हूँ, और कोई नहीं जानता, मेरे परिवार के भी लोग नहीं जानते हैं, मेरे घर के भी लोग नहीं जानते हैं, मेरे साथ के भी लोग नहीं जानते, और अब मैं कभी जीवन में कोशिश भी नहीं कोई जाने, उसको समझ में आया कि हमारी मदद हो रही है, और उसको समझाने के लिए नहीं, मुझे खुद समझ में आता है कि इसकी आवश्यकता है, उसकी मदद करनी चाहिए। भावनाओं को भड़का कर राजनीति करना सबसे सस्ता चीज है, चाहे धर्म के नाम पर भड़के, चाहे वो जात के नाम पर। धर्म वाले राजनीति पर तो कभी नहीं, यह निजी नितांत व्यक्तिगत चीज होता है। कोई मनुष्य को अपनी शिक्षा से अपने ईश्वर को चयन करने का अधिकार है, और वह चयन 99% अपने जन्म के आधार पर होता है, 99.99%। तो हम जिस जगह जन्म लेते हैं, हमको भगवान नहीं मालूम कि किस जगह में हमको जन्म लेंगे, आपको भी नहीं मालूम कि अगली बार आप किस जगह जन्म लेंगे। यदि पुनर्जन्म को मानते हैं तो, नहीं मानते तो पर भी कोई बात नहीं है। तो हम आप जानते नहीं कि हम किस जगह जन्म लेंगे, हमारे हाथ में है ही नहीं है, और जिस चीज को हम धारण किए हैं वो प्रकृति प्रदत्त है। आज आप हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में जन्म लिए, उस चीज को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, प्रकृति प्रदत्त है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा उसी तरीके से आए, उस चीज को मानते हैं। हमारे सब लोगों ने बताया कि ये आपके भगवान है, ये आपके देवी हैं, देवता है, उस चीज को हम मानते हैं। फिर उनके साथ धीरे 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 आस्था जुड़ता चला गया। उस आस्था को हम कई रूप दे सकते हैं, कुछ लोग भय से करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग आत्मिक शांति के लिए करते हैं, कुछ मेंटल शांति के लिए करते हैं। तो जो चीज एकदम नितांत व्यक्तिगत चीज है, हम दूसरे पर कैसे थूक सकते हैं? आज तमाम लोग इस्लाम की जो बुराइयां हैं और उस चीज को बुरा कहते हैं, तो उसके वही थोपने की प्रवृत्ति को लेकर ना, तो उसने माना गया कि इसने पूर्व में उन्होंने थोपा दूसरे लोगों पर कि आप इसको धारण करिए, चाहे वो बलपूर्वक, चाहे विचार को जैसे भी किया हो। इतिहास को पढ़ने पर ढेर सारा विसंगतियां होते हैं, तो लंबा चर्चा हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने, आज हम जिस चीज को हम तालिबानी संस्कृति को जो विरोध करते हैं, तालिबानी संस्कृति को हम क्यों विरोध करते हैं कि भाई चोरी करने वाले व्यक्ति को आप हाथ काट दीजिए,
कुछ और कुछ करता है उसका पैर काट दीजिए, महिला कोई की आज़ादी नहीं। कोई आप बलात्कार कर दिए उसका वो काट दीजिए, धुन काट दीजिए, फिर बुरा बोल दिया उसका जीभ काट दीजिए, और कुछ गलत काम किया सर काट दीजिए, गोली से भून डालिए। कहा निष्पाट जो परंपरा चली वो तालिबान की से ही चली। तालिबानी परंपरा यही थी ना कि जो चीजों की जिसको दुनिया भर में लोगों ने विरोध किया कि भाई किसी का मानवाधिकार ये है कि अपने को जस्टिफाई करने के लिए, अपने को अपने करने के लिए न्यायालय बना। हमारे संविधान में भी न्यायालय बना कि आप न्यायालय में कोई चीज को पकड़ा जाए उसको ले जाकर न्यायालय में जाइए, यदि फांसी तक की भी सजा है, आजीवन कारावास तक की भी सजा है एक ही चीज में, तो किस प्रकार का क्राइम किया है, नृशंस हत्या किया है तो आदमी फांसी तक देता था। इस पर एक सवाल मेरे अंदर आया है अभी दिमाग में, योगी जी की जो इनकाउंटर वाली जो कानून व्यवस्था है उस पर आपका क्या विचार है? आप अभी जो अब ये कोई नया कानून पास किया तो मुझे नहीं मालूम है, ये कोई कानून भी नहीं है। इनकाउंटर जो हो जाता है, जो अपराधी हो उनका वो इनकाउंटर करा देते हैं डायरेक्ट, उस पर आपका क्या कहना है? अब वो विपक्ष हमेशा इस पे सवाल उठाते एकदम आता है। अब वो कराते हैं कि उन्हें जो आप बात बता रहे थे कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता है न्यायालय जाने के लिए, अपना पक्ष सुनाने के लिए, ये सब चीज़ें डायरेक्ट उनको मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी हाल की अगर हम बिहार में भी बात करें तो एक भरत भूषण तिवारी कोई लड़का था, समाज सेवी था। हिमांशु जी एक बात बताऊं, आज के दिन की जो परंपरा दुनिया में चल रही, केवल हिंदुस्तान में नहीं, और यूपी का नहीं, और यूपी के मुख्यमंत्री का नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया में चल पड़ा है ये जो सोशल मीडिया, और दुनिया के नेताओं को भी आप फॉलो करेंगे, उनकी बात को करेंगे, उनकी चीज़ों को जाकर देखेंगे, बहुत गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक पब्लिक का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और यह चीजें इतनी हम जो देख रहे इतनी विभक्त होने वाली है समाज में कि आने वाले जो भी समाज होगा, सभ्य समाज, उसके लिए बहुत खतरनाक और मैं खतरा देख रहा हूँ। कई ऐसे हत्याकांड की बाद की जो खुलासे हुए, जो प्राथमिक तौर पे जो चीजें मिली थी उसके बाद की चीजें मिली, ऐसे उसका साक्ष्य सहित मालूम चला। कई ऐसे हत्याएं होती हैं, अभी वर्तमान में कई हत्याएं ऐसी हुई कि पत्नी रो रही है, इतना बिलख रही है, दूसरे को ऊपर आरोप लगा कर कि उसके पति की हत्या हो गई, और पूरा समाज मानता है कि वही मार दिया। और समाज का जो दबाव बन रहा है, चाहे धर्म के आधार पर बन रहा हो, चाहे जाति के आधार पर बन रहा हो, और समाज भी इतनी जल्दीबाजी में हो गया है कि उसको तुरंत न्याय चाहिए, और न्याय नहीं चाहिए, उसके आक्रोश का, उसकी कुंठा का, उसकी कट्टरता का, उसका वो चाह रहा है कि उसको संतुलन मिले। तो इस प्रकार की कट्टर समाज जब हम बनाते जा रहे हैं, वो तो खोजेगा कि आप गलती किए तुरंत आपको गोली मार दिया जाए, और इसी प्रवृत्ति के हम लोग विरोध करते हैं तालिबानी परंपरा को, चाहे उसको यदि हम पूरे भारत में एडॉप्ट करते जा रहे हैं लोग, पूरे मुख्यमंत्री, और उससे लोकप्रियता मिल रही है, लोकप्रियता जो समाज में लोकतंत्र से चलता है, तो समाज चाह रहा है कि तुरंत हमको न्याय चाहिए, तुरंत हमको गोली मरवा दीजिए, इनका हाथ कटवा दीजिए, इनका सर कटवा दीजिए, इनका पैर कटवा दीजिए। तो शासन में बैठने वाले भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और उनको भी लग रहा है कि ये करने से मेरा फायदा है, मुझे वोट मिल रहा है, तो करवाना चाहिए, उनको भी करवा रहा है। अब आते हैं आपके विधानसभा के ऊपर। ठीक है, आपका जो विधानसभा है, बैरिया विधानसभा, उसमें मेन अगर मुद्दे की बात करें, मेन अगर जो यहाँ की समस्या है वो बाढ़ ग्रसित जो जगह है, जैसे दूबे छपरा हो गया, सुगर छपरा हो गया, और नौरंगा हो गया, बहुत तमाम गाँव इधर बांध पर जो भी पड़ते हैं, जब भी बरसात आती है, बाढ़ आता है, गांव डूबते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो बांध पे आ जाते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम होगी बात, अधिकारी भी आते हैं, राहत सामग्री बांटी जाती है, हर साल का यही चीज़ है। क्या इसका कोई इस समस्या का समाधान निकलेगा कभी? हर समस्या का समाधान निकलता है। एक बात समझना चाहिए, और दूर के लोग को भी समझना चाहिए कि जिस जगह पर आप बैठे हैं, दोआबा क्षेत्र, दो बड़ी नदियाँ घाघरा और गंगा यहाँ मिलती है हम लोग के सामने, सिताब वगैरह, ये डाउन स्ट्रीम पूरा, ठीक है, पता है, पूरा ऊपर के पानी यहाँ आता है, यहाँ वाटर लगिंग होता है। और आज से नहीं, यदि धरती बना होगा, जब से माँ गंगा निकलेंगे, माँ घाघरा निकलेंगे, तब से यहाँ कटान है, तब से यहाँ पे चीजें, बाढ़ की समस्या पूरा ये क्षेत्र हम लोग के बाढ़ में, हमारा खुद घर तीसरी बार गिर के बना है। हम लोग 3 बार गंगा में हम लोग गिर चुके हैं,
हमारे तो आपके कहने का मतलब इस समस्या का कोई समाधान नहीं हम बताते हैं, आगे बता रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ें दूर के लोग को लगता है कि अपना नेचर का अपना एक एरिया है, और पूरी की पूरी नदी 5 किलोमीटर के अंदर बहती है, 6 किलोमीटर के अंदर, दोनों की दूरी हम नापेंगे तो 2 बड़ी नदी है, और दोनों का अपना एक बेसिन एरिया है। वो नेचर निर्धारित करता है कितने दूर पे वो हमेशा नदी अपना प्रवाह को बदलता है, जिससे सिल्ट जब जब इधर ज़्यादा होता है फिर उसके विपरीत दिशा फिर नदी लुढ़कती है, फिर जब इधर सिल्ट भरने लगता है फिर नदी दूसरी दिशा में लुढ़कती है। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष का ये चलता चला आ रहा है, गिरता आ रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार का यह चीज़ें बाढ़ हटाने को रोकने के लिए कई वर्षों से लगातार चल, हम लोग भी पिताजी सांसद थे तो कई चीज़ें संकट कराया, अभी भी हुआ है, लोग कर रहे हैं, वो पक्का समाधान नहीं, क्योंकि चीज़ें सरकार में बैठे हुए लोग, उनके लिए एक बलिया जिला नहीं है, उनके लिए 18 जिले हैं जो बहुत ज़्यादा कटान से जूझते हैं, और ये 18 जिले पर हर साल खर्च करते हैं। क्योंकि शासन का बजट जब हम निर्धारित करते हैं तो इतना बजट देते हैं कि उनको जिला की तरह 18 जिले में बांटते हैं हम लोग, और ये 18 जिला की समस्या लगातार ये बनी रहती है। ये गोरखपुर कुछ लगायत और चले जाते हैं हम मिर्जापुर तक, पूरा पूर्वांचल, ये पूरा इधर से घाघरा वाले बेल्ट में और गंगा जी वाले बेल्ट में, तो ये चंदौली से लगाए तो हमारे गाजीपुर जमनिया पकड़े इस सारे जगह पे। तो हमने जो सोचा देखा कि इस पर हम एक प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट एक बार में कंक्रीट प्लान नहीं करते हैं, नहीं बोलते कि जी आपका पेवन पे पेवन साटते हैं। लगातार मतलब 5 साल 10 साल की बात करें तो आप फील्ड में हैं बैरिया विधानसभा में, जब बाढ़ आया था तब भी आप फील्ड में घूम रहे होंगे, क्या लग रहा है जो किसान थे उनको मुआवजा मिला, जिनका जो खेत था, जो फसल थी जो बर्बाद हो गई, उन सबको मुआवजा मिला? ना, नहीं, आपने कभी कोशिश की मतलब इस चीज़ पे सवाल उठाना या फिर कुछ? नहीं, आदमी कोशिश आदमी करता है, और लगातार कोशिश करता है कि पिछली बार मौसा चक्रवात आया था, बहुत भारी तूफान आया था, हमारे पूरे द्वाबा के जितनी भी फसल थी सब बर्बाद हो गई थी। हम लोग किसान को हम एकत्रित किए, लगातार जाके बात की, 10,000 किसानों को यहाँ उनके खाते में आज के दिन में पैसा हम लोगों ने भिजवा चुके हैं। 4,000 से लेकर 25,000 तक पैसा गया, जिसका जितना रकबा था, एक छोटा ही रकबा मतलब एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन गया, और हजारों मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे तहसील पर हमारे समय से 25-30,000 किसान पहुँचे थे। नहीं बैरिया, अच्छा, हाँ आप जानकारी शायद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं पता, आपको वीडियो देखिएगा, आपको मैं भेज दूँगा। इतना किसान वहाँ गए थे और जाकर वहाँ उन्होंने डिमांड किया और उनका डिमांड पूरा हुआ। अच्छा, और समझिए कि बहुत भारी संख्या में किसान निकले थे, समझिए कि 30-40 हज़ार किसान निकले थे उसमें। केवल इस विधानसभा से या फिर पूरे केवल ये दो तीन जो हमारा बैरिया तहसील के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं। अच्छा, इस गांव के ठीक है, इस गांव के लोग निकले थे ये। तो सारे इसमें किसान ही हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा करने वाली जो आजकल काम होती है, वो ऐसा नहीं है ना, सब किसान ही है? आप यूथ भी इसमें दिख रहे हैं बहुत सारे, सब किसान। आज के हमारे गांव में 100 लड़के हैं, हमारे गांव के जो यूथ हैं अपने परिवार की खेती संभाल रखे हैं। और हमारे गांव में मामूली लोग नौकरी करते होंगे। हमारा गांव बहुत संपन्न गांव है, सभी घर में आज 10 लाख 12 लाख का सब छेनी बेचे होंगे, मटर फिर मक्का बेचे। तो और सब नौजवान हमारे उम्र के हमारे साथ पढ़ने लिखे सब वही लोग खेती करा रहे हैं, उनके पिताजी लोग। एक अब किसान सिर्फ बूढ़ा होगा ये नहीं, हाँ ये तो बात है। एक किसान का जो हम तस्वीर देखते हैं कि बूढ़ा थका हारा खेत में बैठा, वो तो मीडिया उस चीज को दिखाते आ रही है शुरू से ही। किसान अब नौजवान है और हम लोग से किसान को सहाय दिखाया गया है शुरू से ही। मैंने देखा फिल्मों की बात करें मीडिया में है भी बहुत मेहनत करता है, उतना उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है और इस तरीके से करता भी है। ठीक है, आपके विधानसभा की बात करें बैरिया की, तो इस बात को बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से ही बहुत लोग टिकट के रेस में हैं।
क्या लग रहा है आपकी क्या सोच है टिकट को लेकर? मैं इस पे हम स्पष्ट रूप से बात करना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से, ओपनली। टिकट के लिए अगर बात करें तो आपकी क्या सोच है? सच में मैं अभी सोचा नहीं। अच्छा, टिकट आपकी मतलब गाड़ियों पे मैंने, वैसे तो आपके पिताजी जी जुड़े जी हुए हैं बीजेपी पार्टी से, आपकी गाड़ियों पे मैंने बीजेपी का झंडा देखा। आप हैं जुड़े हुए बीजेपी से कि नहीं, पूरा परिवार है। पिताजी सांसद रहे, अभी भी संघ के हैं। कोई और पार्टी से ट्राई कर सकते हैं टिकट तो के अभी लिए? अभी सोचे नहीं, अभी समाज में काम कर रहा है। चुनाव लड़ने का एकदम मूड है? ऐसा भी नहीं है, अभी लोगों से बात घूम रहे हैं, लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। लोगों का मन होगा तो लड़ा जाएगा। लोग तैयार होंगे कि नहीं लड़ना चाहिए या फिर नेतृत्व करना चाहिए, तो हम काम कर रहे हैं। चुनाव आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि चुनाव जाएंगे, लड़ना चाहिए तो लड़ा जाएगा। मैंने शूट करने से पहले एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि लोग जो हाँ, आपके हाँ। विधानसभा से हम देखे थे। क्वेश्चन डालते हैं, उसमें एक दो क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चन जो था कि क्या जो ये आपका एरिया है, जो मतलब आप जो घूमते हैं, वो मुरली छपरा और तक ही सीमित है या बेलहरी मतलब विकास खंड में भी आता है आपके विधानसभा? उधर आप जाते हैं, ऐसा क्या मतलब, क्यों ऐसा पूछ रहे थे लोग? पूछ रहे होंगे उधर कम रिच रहता है, वैसे ऐसा पूछ रहे होंगे जिधर ऐसा जहाँ सही है बुला। क्या, मतलब आप उधर कम जाते हैं क्या, बेलहरी विकास खंड उस साइड में? नहीं, कल ही बेलहरी में परसों धर्मपुरा गांव है, वहाँ क्रिकेट का आयोजन हुआ था, हम गए थे। उसके पहले वहाँ गए थे हम, सीतापुर, सही सोनवानी गए थे। फिर बादलपुर गए, जहाँ लोग बुलाते हैं जाते रहते हैं। अब चूंकि यहाँ चूंकि रहना ज़्यादा होता है बैरिया में, दिन भर रहना, प्रतिष्ठान है अपना, ऑफिस है वहीं, तो दिन भर बैरिया विधानसभा में रहना होता है, मतलब ज़्यादा ब्लॉक में। मतलब और चूंकि मुरली छपरा घर है, यहाँ प्रमुखी है, चाचा प्रमुख रहे हैं, और घर घर से संबंध है, तो यहाँ ज़्यादा करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उधर कम हो पाता होगा। ठीक है। एक चीज़ हमने देखा है, मेरी भी है, हाँ हाँ। अपने तरफ से एक होता है कि मेरी भी ये सवाल है, लोगों का भी ये सवाल है, समझिए कि आपके पूरे विधानसभा की ये सवाल है, क्या दिक्कत है? सुरेंद्र सिंह जो थे पूर्व विधायक, पहले हमने देखा है कि आपके जो पिताजी थे वो सांसद जी थे, पहले वो चुनाव में थे, लोग एक साथ थे, पहले अच्छा खासा बनता था, क्या दिक्कत है? इतना मनमुटाव हो गया, पिछले साल की बात करें तो मारपीट भी हो गई थी, क्या मतलब, क्यों ऐसा? ये हमारे विधानसभा में ये मतलब ये जो सवाल है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, मतलब ऐसे कि इतना मतभेद हो गया? एक कास्ट से आते हैं, एक पार्टी से आते हैं दोनों लोग। ये कास्ट को तो हम नहीं मानते हैं, ठीक तो है, हमारी राजनीतिक धारा भी नहीं है। एक पार्टी से आते हैं, हाँ चलिए हाँ, पार्टी पे लेके चलते हैं। उनको नहीं मालूम, वही रखते होंगे, मुझे नहीं मालूम। हम बहुत उनसे वो भी नहीं रखते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट वाला देते रहते हैं, उसको हम कभी ध्यान ही नहीं दिए क्या बोलते हैं, उसको सुनते ही नहीं कभी। मारपीट हो गई थी, ऐसा क्या मतलब, क्या हो गया था? हाँ, बताएंगे, कुछ बताना चाहेंगे, हुआ क्या था ऐसा कि मारपीट तक नौबत आ गई मारपीट, थी? हम चूंकि उनको मना किए कि ऐसा ना करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने हाथ उठा दिया था आपके ऊपर? हाँ, तो उम्र में ये बड़े सॉल्व हैं। हो सकता है कभी? साल हम कुछ करते तो है नहीं, तो क्योंकि मनमुटाव जो होता है तो हमेशा कहा जाता है कि ह्यूमन नेचर है, आप अगर इस चीज़ को भूल के, मिल के, जुल बहुत के, आप लोग खुद बताते होंगे दूसरे से। हाँ, हम इस बात सही है कि आपने अच्छा बात बोला कि हम दूसरे को प्रेरित करते हैं कि गाँव में समझौता करके रहिए, जुट कर रहिए, करके रहिए, और ये सब चीज़ें हमारा चूँकि बहुत इस प्रकार के चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता हूँ कि हमको नहीं मालूम, किसी को मार के पीट के, किसी को बोल कर आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनने वाली है। ये चीज़ें मुझे मेरा एकदम विचार क्लियर है सही बात। कि किसी को आप मार कर, दबंगई दिखाकर, किसी को बोल कर आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनने वाली है, और ना आपके लोग इससे बहुत आपको संतुष्ट होंगे, ना आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। हो सकता है कि 2-4-10 लोग आके आपको बोलेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मैं जानता हूँ कि लाखों लाख लोग ऐसे हैं जिसको आप मान लीजिए बैरिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, कि हम बैरिया विधानसभा के हैं, तो इसे आप बैरिया पूछे पूरा हम लोग नेतृत्व, जब सांसद जी का नेतृत्व लोकसभा के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं हर चीज़। तो लोकसभा में 20 लाख मतदाता होते हैं, 30 लाख निवासी होते हैं, तो हम आप कुछ भी करते हैं तो 30 लाख आंखें देखती हैं हमको, और 20 लाख लोग तो हमसे जवाबदेही पे है, हमारी जवाबदेही उनसे, क्योंकि वो हमको चयन करते हैं पिताजी, तो हम हर चीज़ का, उनके हर सवाल का हर जवाब देना चाहिए। तो
तो जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी जब हम कहते हैं उनसे कि समाज में जाकर हम रोज भाषण देते हैं कि समाज को मिलजुल कर सामंजस्य पूर्वक भाईचारा से रहना चाहिए, खुद हम ना करें तो खुद एक तरह से एक चेहरा दो बात हो जाएगी। तो मैं इस पर विश्वास नहीं रखता और खुद मानता हूँ कि आदमी को, मनुष्य को नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए, स्वभावतः रहना चाहिए। और हमने कभी ऐसा कभी उन पर आज तक ना मेरे घर से कोई बोला है, कोई स्टेटमेंट दिया है। हमारा उनके साथ पॉडकास्ट शूट हुआ था, उन्होंने आपके पिताजी के साथ में आप पर भी उन्होंने आरोप लगाया मेले वाली जो जमीन थी, आपने ये आप जानते होंगे, ये एक बार की बात नहीं, बहुत सारे मीडिया में भी उन्होंने बात बोला है कि आप लोगों ने, आपका परिवार जो है उन्होंने मेले की जमीन हड़प ली थी, इस ये रीजन था उनके मन मुटाव का, मतलब उनके तरफ से इस पर सोना राज है। ये बताइए कि कहीं का कोई जमीन हो, कहीं का कोई जमीन हो, न्यायालय बना है ना, राजस्व विभाग है ना। आज के जमाने में किसी व्यक्ति एक कट्ठा एक भूर भी कोई जमीन नहीं पकड़ सकता किसी का बगैर ना। आज इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी का भी आज के दिन में, आप ही जो गरीब से गरीब आदमी है, रिचार्ज है, आज का जो सोशल मीडिया, प्रशासन, न्यायालय, इतनी बड़ी चीजें हो गई हैं कि बड़ा से बड़ा माफिया भी, चाहे छोटा माफिया भी, कोई व्यक्ति आज के दिन में किसी का जमीन नहीं हड़प सकता है। और हड़पने क्या बात है, कोई जमीन किसी के नाम से हो, हमने कब्जा करने नहीं गए, रजिस्ट्री हुआ है, ठीक, रजिस्ट्री हुआ है। रजिस्ट्री तभी हो सकता है किसी के नाम से, हम ही आपको पैसा देंगे तब रजिस्ट्री आप करेंगे न्यायालय में जाकर, और रजिस्ट्री आप तभी करेंगे जब आपका नाम उस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा, ठीक ना। आपका जब राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा तभी कोई व्यक्ति रजिस्ट्री जाकर कर सकता है। बगैर राजस्व रिकॉर्ड का रजिस्ट्री भी नहीं कर सकते हैं वर्तमान की चीज से। रजिस्ट्री कर भी दिए तो दाखिल खारिज नहीं होगा। पूर्व विधायक जी कई बार उसको पत्र लिखे, जांच कमेटी बनवाए, क्या क्या किए, सब कुछ किए। उनका पॉलिटिकल मुद्दा था, वो जमीन हड़पना, कोई कैसा आज भी जमीन हमारा पॉलिटिकल मुद्दा कैसे? आज भी जमीन जो जमीन है जो रजिस्ट्री करा आज भी अपने नाम पे है, उसका यूज नहीं है, खाली पड़ा है। नहीं, आपने एक चीज अभी बोला पॉलिटिकल मुद्दा, इस पर थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएंगे आप, पॉलिटिकल मुद्दा कैसे? पार्टी से आपके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। हम बता रहे हैं, बैरिया में पूर्व में भी आप जो पता करेंगे, बैरिया की एक परंपरा रही है, हम कह सकते हैं कि वो ना पढ़े लिखे ना समझ एक परंपरा रही है, या कमपड़ समझ की समस्या रही है। यहाँ पे एक परंपरा रही है कि आप इधर जो भी आप एक बड़ा आदमी होगा, नाम से बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो, चाहे अपने कर्म से बड़ा हो, चाहे जिस तरीके से बड़ा हो, उस पर आप अटैक करिए शब्द का। कुछ करना तो है नहीं, शब्द से अटैक करना। मुंह माइक है, मंच है, आज के दिन मोबाइल है, आप रिकॉर्ड करिए, रोज ऑनलाइन बोलिए, उसके खिलाफ मंच लगाइए, खूब बोलिए, तो आपको कुछ फ्री में लोग मिल जाएंगे। मतलब आप बड़ा मान रहे हैं उनसे, आप अपने आप को? हम बड़ा छोटा नहीं मान रहे, हम जो हैं। ऐसा परंपरा आप पता करेंगे द्वाबा के क्षेत्र में, इतिहास में, तो ऐसे पूर्व के 4-5 लोग भी जो यहाँ रहे नेता, तो किसी न किसी को हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी रहा है यहाँ का नेता, वो अपने से उस समय के तत्कालीन उनको लगता होगा कि ये हमसे बड़े हैं, तो आप नाम लेंगे तो पूर्व मैं बता रहा हूँ 3-4 पूर्व, तो अपने उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता तो उस पर बोलते थे, फिर उसके बाद वाले आएंगे तो उस समय के जो बड़े नेता उस पर बोलते थे, उस समय बड़े लोग उस पर बोलते थे। उनके इशू में कभी भी समाज, प्रदेश, देश, आर्थिक नीति, विदेश नीति, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, सब कोई था ही नहीं, तो उनके उतना पढ़े ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। शब्द का चयन भी हम देखते हैं कि 100 शब्द में ही पूरा भाषण आज तक चला आ रहा है। खेल कूद के भी मैदान में जाना है तो वही, मैंने ये खड़ंजा बना दिया, मैंने वो खड़ंजा बना दिया, मैंने चौकी ठीक कर दिया, मैंने कचहरी ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक ना। वो धार्मिक आयोजन में गए तो वही 100 शब्द है, उसी में 100 शब्द में बोलना है। किसी श्राद्ध में गए तो भी वही, स्मृति सम्मेलन में वही बोलना है। किसी डेवलपमेंट इशू पर गए तो वही बोलना है, हेल्थ इशू पर गए तो वही बोलना है, तो उसकी उतनी दायरा है।
वो चौकी से खत्म होते हैं, चौका पाकर खत्म करते हैं। आज बताइए कि राजस्व विभाग है चाहे प्रशासनिक पुलिस चौकी जो लोग बात करते हैं बार बार, ये दोनों चीजें मैं मानता हूँ कि ये चीजें शासन स्तर से तय होती हैं। शासन का जैसा मनसा रहेगा वैसा पुलिस प्रशासन नीचे का थाना चौकी चलेगा, जैसा उसका मनसा रहेगा उसका राजस्व विभाग चलता है। मेरा खुद का अपना निजी अनुभव है, निजी मानना है। अन्य प्रदेशों में मैंने घुमा हूँ, देखा हूँ, तो ऐसा लगता है। और कोई यहाँ का व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये कर दिया, राजस्व को ठीक कर दिया, मैंने चौकी को ये कर दिया, चौकी पर ये कर दिया, चौकी पर लत्ता रोक दिया, तो पत्ता रख दिया, क्या कर रख दिया। तो ये सब चीजें फालतू नरगल की बातें हैं। रोज चौकी पर क्या हो रहा है आप जानते हो, पहले भी क्या होता था जानते हो, राजस्व में क्या चल रहा है सब जानता है। क्यों झूठे बखान करना, उसी में सब ने ये कर दिया कर दिया। कुछ बढ़िया चीज सोचो, बड़ा चीज सोचो। आज पूरे बलिया के 5 विधानसभाओं में हमारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरा है, और मैं कह सकता हूँ कि 5 साल बाद जिन क्षेत्रों से गुजरा उसकी भौगोलिक स्थिति आप देखिए कितना बदलाव आएगा। वैसे क्षेत्रों से गुजरा है जहाँ पे रास्ते नहीं थे, वैसे क्षेत्रों से गया जो एकदम आप दियरांचल से गुजरा है, उधर आप बयासी के दिगर से गुजरा है, हमारे बलिया के दक्षिण दिशा से गुजरा है, हमारे मोहम्मदाबाद के करेल से गुजरा है, हमारे जहुराबाद के बीचों बीच गुजरा है। तो उन जाके क्षेत्रों में आप देखो कैसा डेवलपमेंट होगा, सही बात। उस चीजों का बदलाव कैसे होगा, इस पर आप विचार करिए ना। वर्तमान समय में जो हमारे बैरिया विधानसभा का मैंने रिंग रोड हम लोगों ने सांसद जी के प्रयास से बनवाया, कल्पना किया हम लोगों की इस तरीके से बनना चाहिए, आज बने। उस क्षेत्र को आप जाके देख के आइए, उसमें कितना बड़ा बदलाव होगा। अब मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट में सड़क बहुत बड़ा आधार होता है। कि अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का वाक्य मैं हर जगह दोहराता हूँ, गडकरी जी दोहराते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को मैं दोहराता हूँ कि अमेरिका इसलिए महान, अमेरिका की सड़कें बेहतर इसलिए नहीं कि अमेरिका महान है, अमेरिका महान तब बना क्योंकि यहाँ की सड़कें बेहतर थी। तो सड़कें बनाना बेहतर डेवलपमेंट का मुख्य आधार है। मैंने ये सोचा है 2-3 जो नितिन गडकरी का बहुत बड़ा आदमी था, बीजेपी में अगर बात करें सबसे बेहतरीन नेता, काम करने वाला नेता, बहुत विजन वाला नितिन गडकरी। उसके बाद अब उसके बाद बहुत लोग से मैं मिला नहीं हूँ, मैं मिलता हूँ ऐसे मतलब काम करने के आधार पर अगर मैं जिनसे मैं मिला हूँ, मैं जिनसे काम लेकर आया हूँ क्षेत्र में, मैं उनको जानता हूँ। गडकरी जी बहुत बड़े दिल के नेता है, अच्छा, का विजन है, और मैंने उनके साथ काम किया है। कांग्रेस के किसी नेता से आइडियोलॉजी आपको मिलती है? कोई एक नेता देखिए आइडियोलॉजी मिलना न मिलना, कोई पसंद हो? देखिए आदमी को व्यक्तिगत ईमानदार होना चाहिए। मैं एक नेता का नाम ले रहा हूँ, कांग्रेस का एक दो नेता का नाम ले रहा हूँ, आप बताइएगा। शशि थरूर कैसे? उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। अभी बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, बहुत अच्छे, नहीं बोलते अच्छा है, लेकिन उनकी देखिए सचिन पायलट अच्छा नेता है। और आदमी को जो नेता होता है उसका जो आइडियोलॉजी होता है नैतिकता है चलता है। आप बहुत अच्छे आइडियोलॉजी वाले लेकिन नैतिक नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं। आज के दिन में जो इशू उठा रहे हैं राहुल गांधी, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग असहमत होंगे। हम भी बहुत कई बातों से असहमत है। मैं सबसे अधिक तो राहुल गांधी जब सांसद थे तो काशी विश्वविद्यालय में नहीं घुसने देने वाला, मैं तो मेरे ऊपर मुकदमा है। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट का मेरे ऊपर मुकदमा है, और वो हम लोग उनको घुसने नहीं दिए थे काशी विश्वविद्यालय में, क्योंकि छात्र संघ नहीं था। उसी छात्र संघ में स्पीच देने वाले हैं। हम कहें कि आप छात्र संघ भंग करके आप खुद कैसे बोल सकते हो, उसी काम पे तो हम लोग कहते। लेकिन अभी जो छात्रों के साथ उनका जो संवाद अभी कोटा वाला जो हुआ, उनके पूरे भाषण में सुना, उन्होंने विषय बहुत अच्छा लगाया था कि आज के दिन में वो विषय है और नौजवान इस पर सोच रहा है। वो चीज़ें जो विषय हमने काशी विश्वविद्यालय में भी हम गए थे बात करने के लिए लोगों से, तो लड़के इस विषय पर विचार कर रहे हैं। जो हम 10 साल 12 साल पहले जब हम काशी विश्वविद्यालय में थे, और जो चीज़ें मन में हम लोग को विचार था, जिस विचार से हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंका था, और उन्होंने लगातार पूरे यूनिवर्सिटी के पूरे पूर्वांचल के छात्रों को हम लोग इकट्ठा किए थे, बातचीत किए थे और बहुत मेहनत किए थे, वो इशू अभी भी जिंदा है। वर्तमान में मैं जो देख रहा हूँ बहुत बड़ा भयावह स्थिति आने वाला है, खासकर भारत में। एक जो जॉबलेस इकोनॉमी बढ़ रही है, बगैर नौकरी का व्यवस्था बढ़ रही है। मैं कल परसों में किया हूँ
कि एक बड़ी एआई कंपनी ऐसे भारत की 2000 लोगों को अपने यहाँ हायर की है। वो घर में रहते हैं, उनके उनके दैनिक दिनचर्या को एकदम उनकी दैनिक दिनचर्या पर उन्होंने अपना उनके ट्रेन कर रहे हैं एक तरह से वो- AI को, रोबोट को। मैं वही बोल रहा हूँ, उनके सर में कैमरा लगा है और उनको दिन भर वो वहाँ से गाइड करते हैं कि आप अभी चादर बिछाइए, अभी आप पोछा मारिए, अभी आप सब्जी काटिए, आप लहसुन बनाइए, ये करिए। दैनिक दिनचर्या के उस काम को एक दिन में हजार हजार वीडियो उनको बना के भेजना है। सही बात। और हम आज के दिन में जब कंप्यूटर आया था तो कई बाबुओं की नौकरी चली गई थी, लाखों लाख बाबुओं की नौकरी चली गई थी। कंप्यूटर के बाद एआई आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि पिछले साल आईआईटी बॉम्बे का 70% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं आईटी सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। जी जी। मुझे मालूम है इस चीज़ को अच्छी तरह से, और आप जो बोल रहे हैं एकदम सही चीज़ है। आने वाले, और मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे भी खराब स्थिति क्या आने वाली है। हमारे देश में टीन सेट में 500 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। उसके एमबीबीएस लड़के जब निकलेंगे करके ना, तो पैरासीटामोल से क्या ठीक होगा नहीं बताने वाले, ठीक ना। वो नहीं बताने वाले हैं कि एंजियोग्राफी से क्या हो सकता है, ठीक ना, इको टेस्ट से क्या मिलेगा। वो नहीं बताने वाले हैं कि जो हम लोग कम से कम बीएचयू में 10 साल मरीजों को दिखाते दिखाते आधा रोग जाते हैं, सिम्टम जान जाते हैं, और पेट का वो नहीं, क्योंकि उनके पास वो अनुभव ही नहीं मिला, क्योंकि उनको पेशेंट से भेंटे नहीं होने वाला है। आज के दिन में मेडिकल कॉलेज तो अभी हम 10 साल, अरे कम से कम 10 साल बाद ही जाके ठीक दे पाएगा, हम बता रहे हैं। अभी जरूरत है कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल ठीक करें। उसी की मैं बात करने आ रहा था। बलिया के जो हॉस्पिटल है, सदर जो अस्पताल है, बहुत बेकार है। आपको भी मालूम होगा। अगर यहाँ मेरे हिसाब से मैं बोलूँ ना, तो मैं अधिकांश अगर मैं बलिया जाऊँगा दिखाने, मेरे परिवार की बात होगी, क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा मेरे हाथ में है। मैं बुखार के लिए सिर्फ जाऊँगा दिखाने। देखिए, प्लानिंग की दोष है। आज के दिन में कम से कम एक डॉक्टर को बनाने में परिवार को 2 से 3 रुपया लग रहा है। उसकी जब टेस्ट की तैयारी करता है, कोचिंग से लेकर जब एमबीबीएस का एमडी तक जाता है, तो कम से कम 3 से अधिक ही लग सकता है, 4 करोड़। फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं वो 3 करोड़ 4 करोड़ के बच्ची भी वो करती है, और जब निकलता है एमडी करके, इंटर्नशिप करके, तो शादी होने ही जाता है। वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर से ही शादी, मैक्सिमम हम देखे हैं कि 90% तो यही होता है कि डॉक्टर का जो होता है, सेम प्रोफेशन में जो लोग जाते हैं कि उनकी भी लाइफ सिक्योर रहे, वो भी साथ में बैठे होते। तो जो 10 करोड़ लगाकर जो पढ़ाई किया है, तो बलिया के कदम चौराहे पर नहीं रहेगा। और बलिया के मालदेपुर की, जिसमें 10 घंटा बिजली मिले, जाम में फंसे, उसके बच्ची को हम पढ़ा न पाए, उसकी बच्ची को हम उसको न पढ़ा, अपने बच्ची को न पढ़ा पाए, शाम को मॉल में न जा पाए, किसी शाम को सिनेमा ना देख पाए, वो ऐसे लाइफ के लिए वो नहीं पढ़ा है। तो भैया इसमें आम जनता की क्या बात? एक मिनट हम बता रहे हैं, ठीक। तो आज के दिन में वो फैसिलिटी उसको देना पड़ेगा। दुनिया में जो विकसित देश है, 2 प्रोफेशन को, एक टीचर को, एक डॉक्टर को, उस देश के सबसे ए रैंक माना जाता है। और हमारे ये दो लोगों को अपने देश में सबसे नीचे की रैंक मानी जाती है। आप मास्टर है, उससे आप भेड़ बकरी गधा गोबर गाय सब कराइए, आदमी गिनाइए, घर गिनवाइए, ठीक ना, पल्स पोलियो पिलवाइए, वोट डलवाइए, वैक्सीन पहुंचाइए, सारा काम जैसे वो आपका एक बधुआ मजदूर, एक सरकार उसको 50-60 हज़ार 70 हज़ार से जो भी देती है, उसको एक मजदूर नियुक्त करती है अपने अन्य काम को कराने के लिए, अन्य विभागों का काम कराने के लिए एक मजदूर अध्यापक को नियुक्त करती है। और डॉक्टर को 18 घंटा 20 घंटा गर्मी में, उमस में जिंदगी जीने के लिए, अपने पूरे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक कह सकते हैं कि एक उसका नाम और खराब हो सकता है, उसको नियुक्त करती है। आज जो भी डॉक्टर पढ़ाई किया है, वो भी अपना जिंदगी, आप भी पढ़े हैं, हर प्रोफेशन में आदमी करता है, तो हर प्रोफेशन का अलग अलग होता है। तो वो जब एमबीबीएस के लास्ट इंटर्नशिप करता है, तो हम देखे डॉक्टरों को एमबीबीएस करते हुए 72 घंटे सोते नहीं हैं। जब उनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है तो 72 घंटे नहीं सोते हैं। जब इतनी कठिनाई के बाद जब वो जब तैयारी करता है, तो 20-20 घंटा पढ़ता है।
इतनी तैयारी के बाद, जब पढ़ाई करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद, एमडी करने के बाद जब डॉक्टर निकलता है तो वो भी चाहता है कि हम सुकून की जिंदगी जिए। हमारा लाइफ ऐसी जगह हो जहाँ मैं 8 घंटा अपने प्रोफेशन को दूं, तो 5 घंटा अपने परिवार को दूं और फिर हम जिंदगी जिए। तो जब तक हम डॉक्टरों की जिंदगी सेफ नहीं करेंगे, उसको ऐसा टाउनशिप बना के चाहे इस प्रकार के नहीं देंगे, तब तक हम डॉक्टरों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो सही काम करेगा। हमारे पूरी की पूरी सिस्टम ही खराब है। इसमें मैं अपने पूर्व के प्रथम प्रधानमंत्री में नेहरू को मानूंगा कि गजब विजनरी आदमी। उन्होंने जहाँ जहाँ भी पावर प्लांट बनाया, कहीं जहाँ उन्होंने फैक्ट्री बनाई, जहाँ सेल बनाया, गेल बनाया, जहाँ एनजीसी बनाई, जहाँ उन्होंने पूरा टाउनशिप बनाया। आप जाएंगे कभी, आप एनटीपीसी चले जाइए, आप एनएचपीसी चले जाइए, आप चले जाइए ओएनजीसी चले जाइए, आप पावर ग्रिड के चले जाइए, आप जितने भी भारत के महारत्न थे, नवरत्न थे और ऐसे जहाँ शहर थे, उनमें आप जाएंगे तो ये जंगल में, आप ये जो बलिया शहर है, उस जंगल में उसने पूरे की पूरी टाउनशिप की कल्पना की। एक तरफ फैक्ट्री रहेगा, एक तरफ रेजिडेंशियल इलाका रहेगा, एक तरफ से उनका मार्केट रहेगा, एक तरफ डॉक्टर का रहेगा, एक तरफ हेल्थ सेंटर रहेगा, एक तरफ शॉपिंग सेंटर रहेगा, एक तरफ रिक्रिएशन सेंटर रहेगा, पूरा एक तरफ स्टेडियम रहेगा। तब जाके एक आप सुंदर शहर का कल्पना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी डॉक्टर की बात। आपने जो समस्या बताई डॉक्टरों की बताई, और बात करें केवल हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, वहाँ के जो बेड हो गए हैं, अभी हाल में कुछ दिन पहले की बात है, पूरे ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ ट्रेंड कर रहा था। बलिया का जो हॉस्पिटल था उसका वीडियो वायरल हुआ था, टॉर्च की लाइट से ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा था, कुछ टाँके लग रहे थे। मतलब जो हॉस्पिटल में आज के टाइम पे कितनी शर्मनाक बात है कि हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, कोई नॉर्मल पीसीएस नहीं है यहाँ का, रेवती का फिर कोई भी गाँव का, तो जिला अस्पताल है, वहाँ पे लाइट नहीं है। इस पर तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी के एकदम बोलना चाहिए और इस पे काम, इस पे बोलना चाहिए। जब हम ये भी नहीं कि उसके बाद सुधार होगा, अभी भी जाइएगा हम बता रहे तो वही हाल, हम बता रहे हैं, जब आप हम पाकिस्तान पे बम गिर जाए इसलिए जिंदा है। पाकिस्तान खत्म हो जाए, बांग्लादेश को मट्टी में पलीत कर देना है, इसी पे हम जिंदा है। और उसमें हमारे देश का 17% पैसा खर्चा होता है जीडीपी का। और पूरे देश में इतनी आबादी है, 1.7% पैसा खर्चा होता है पूरी जीडीपी का हेल्थ पे, और 1.5 पैसा खर्चा होता है एजुकेशन पे। अब किससे सुधार की बात कर सकते हैं? हम इसमें खुश होते हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस का इतना है, हम इसमें खुश होते हैं कि हमारे पास टैंक कितना है, हम इसमें खुश होते हैं कि हमारे यहाँ से अभी 50 लाख करोड़ का हम लोगों ने डील किया है राफेल का। हम लोग इसमें खुश हैं कि हमारे पास वो बम वर्षक विमान F-1 है जो अमेरिका का, वो हम लोग लेने जाने वाले हैं। तो हमारा माइंडसेट जब इस पे है कि हम बम वर्षक खरीद रहे हैं, हम कितना गोला बारूद बम खरीद रहे हैं, जो हमारे देश की मानसिकता इसी पर है। आप जब ट्रेंड कर रहा है कि हम लोग जब देख रहे हैं कि हम कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं तो पब्लिक उस पर सब शेयर कर रही है, और जब हम ब्रह्मोस खरीद रहे हैं तो हमारे बैठ के नेता देख रहे हैं, करी इस पर तो 1 लाख मिलियन व्यू गया। जब मिलियन व्यू पे जब पॉलिसी बनेगा, हॉस्पिटल एक बढ़िया सुंदर हॉस्पिटल बनाने के चलाने के लिए 10 लोग देखने वाले नहीं है, लेकिन एक जगह पाकिस्तान में बम गिराने वाला मशीन खरीद के लेकर आ रहे हैं, उस पर देखने वाले लोग करोड़ों लोग हैं, ताली बजाने वाले। तो बैठने वाला जो जो मुल्क तो है नहीं, उसको तो वोट चाहिए, तो वो बम खरीदेगा कि आपके हॉस्पिटल का बेड खरीदेगा, लाइट खरीदेगा? फिर क्यों, मतलब इतनी कमियां हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ इस पे। इतनी कमियां हैं, केंद्र में जो है वो बीजेपी है, जो सत्ता में रहेगा भाई हम उसी की बात करें, ठीक बात, आप हो चाहे कोई भी, ठीक बात है। फिर भी आए दिन अगर किसी भी स्टेट की बात करें, बीजेपी की जो स्टेट्स की या फिर जो रूलिंग जगह है वो बढ़ते ही जा रही है। बंगाल भी था, वहाँ बीजेपी, तमाम कमियां हैं, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी क्यों उसको वोट ही नहीं पड़ता है? इसमें कहाँ पड़ता है? रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रोड्स के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए वोट कहाँ पड़ता है? धर्म की राजनीति भाई, हमको यहाँ पे यादव मुसलमान ना है उसके लिए वोट करना है, बंगाल में बांग्लादेशी ना है उसके लिए वोट करना है, दिल्ली में रोहिंग्या इसके लिए वोट करना है, हमको मध्य प्रदेश में राहुल पप्पू इसके लिए वोट करना है,
परिवारवाद की जो राजनीति होती है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? परिवारवाद का परिभाषा आज तक ये चीज़ें डिफाइन ही नहीं पाई परिवारवाद है क्या। लोकतंत्र में यदि जनता साथ देती चली आ रही है, जनता जिसको चयन करती है, हम किसी को हम राज्यसभा मान सकते हैं, एमएलसी मान सकते हैं कि जो कल मजबूत है उसको नियुक्त कर सकते हैं। जनता के न्यायालय में यदि जनता चयन करती है, जनता भेजती है, तो परिवारवाद के संभवतः दायरे में क्योंकि जनता ही भेजती है। फिर अब जनता का वोट करने का तरीका क्या क्यों है, ये चीज़ें आप पूछेंगे हमको, तो अब क्यों करती है मैं वही जवाब दूंगा कि वही वो जाने। भाई वो जब परिवारवाद चयन करके आती है तब तो परिवार है मतलब उसको मान नहीं सकते, वही जनता नेतृत्व कर रहा है। किसानों के बीच में आपको अक्सर देखा जाता है, आप ये बता भी रहे थे कि अपने जो उनका भत्ता था उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, तहसील या जो भी चीज़ें हैं। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या विजन है? कुछ ऐसा किसानों के लिए कोई बड़ी सोच जो आप लागू करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं सरकार से? देखिए, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है उसको चाइना ने ले लिया है, और उससे कंपटीशन करने के लिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपका इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का कास्ट आता है 25 से 30% तक जा रहा है, वो 60 से 8% 9% पर काम कर रहा है। उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 9% और आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 25 पर जा रहा है। तो ऐसे लोग बात करें, लोग नेता लोग हैं जो मंत्री लोग हैं, बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग मैंने बढ़ा दिया, ये कर दिया, इतने टेक्सटाइल पार्क हो दिए, ये कर दिए, ये पार्क हो गया, फूड पार्क हो गया। तो मैं डाटा पर प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ कि आज आप भी बताएं कि एक गांव का जो छोटा उद्योग हो जिसको बहुत पहले से चला है, चक्की, आटा पीसने वाली, तेल निकालने वाला, कल तेल निकालने वाला, ये एक वही चक्की जो चक्की मिल था, इसको आप बिजली से नहीं चला सकते हैं, बंद हो गई। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आपने सही मुद्दा उठाया है। हमारे गांव में 3 चक्कियाँ चलती थी टाइम पे, आज एक भी नहीं चल रही ना। तो आप जब चक्की नहीं चलवा सकते, मैं बात को पोलिटेट करिएगा, छोटे चीज से कोई चीज उदाहरण देना चाहिए, इसलिए मैं चक्की का उदाहरण दिया। अब संभवतः आज तक कोई नहीं बोला होगा इससे। आप हम चक्की और तेल पे उसको हम क्या बोलते हैं, सरसों तेल वाला चक्की हम नहीं चला सकते हैं, और अब मैन्युफैक्चरिंग हम बनवा देंगे। जब 6 परिवार 10 परिवार उससे निर्भर था चक्की से, एक गांव में 2 या 3 हर गांव में होता था। तो कितना जमीन होगा आपके पास टोटल, मतलब खुल के आपका है? तो हमारे पास 700-800 बीघा से कम पूरे हमारा बिहार तक है ना? हाँ, बिहार के बॉर्डर तक है। मतलब ये जो दियारांचल हमारा है, ये कौन सा घाट है इधर जाने को? मौली घाट। उधर से हम ग्रीनफील्ड निकाल रहे हैं अपने, पूरा हम लोग के दियारांचल से ग्रीनफील्ड जा रहा है। पड़ता है। हाँ, तो पूरा हमारा यहीं से ग्रीनफील्ड लग जा रहा है, आरा तक जाएगा, आपको नदी क्रॉस मिल जाएगा पूरा। कहाँ से मिलेगा ये करण छपरा के सामने से मिलेगा। अच्छा, करण छपरा से जो बीच में जीन बाबा वाला जो रोड, हाँ, पूरा वो जीन वाला पूरा, जैसे आप ग्रीनफील्ड देख रहे हैं, पूरा गांव छोड़कर बाहर से गया। करण छपरा से पूरब से, लक्ष्मण छपरा के इधर से एकदम बीचों बीच निकलेगा, बाबू की तरह क्रॉस करेगा, और हमारे बुढ़ारा के पूरब से और जानकी बाजार के पश्चिम से जाते हुए फिर मौली पर ब्रिज बनेगा, फिर सरैया के बाहर से होते हुए जाके आरा बाईपास में जो दानापुर वाला एलिवेटेड सड़क। ये कौन खवासपुर पड़ता है, उसी साइड से? हाँ, यस खवासपुर। यूथ के लिए क्या करेंगे आप यहाँ? हाँ, अपने विधानसभा में अगर चुनाव लड़ते हैं, एक तो जितने एरिया है, हम लोग तो खुद ओपन जिम लगवाए, बहुत मैं लगातार प्रेरित करता हूँ कि आप जाकर एक्सरसाइज करिए। जहाँ ग्राउंड है उस ग्राउंड को बेहतर बनाना, उसके स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी चले, जिम लगे, बैट्स, गेम, गोल्फ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और अभियान चला के कि लड़कों को खेल से जोड़ना, ये हमारा सामाजिक हमारा एक उत्तरदायित्व है। मैं करता हूँ, अभी भी चाहे बनूँ ना बनूँ, इसको करता रहूँगा। लड़कों को खेल से जोड़ कर रखना, मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्पोर्ट्स करने वाला व्यक्ति दुराचारी नहीं होगा, व्यभिचारी नहीं होगा, वह नशा नहीं करेगा, इससे बचेगा।
तो एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए स्पोर्ट्स से जोड़ना जरूरी है। लड़का गेम से जुड़े रहेगा तो हमारा समाज सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बलिया स्टेडियम की अपनी हालत देखी, बहुत खराब। आपने कभी आवाज़ उठाई इस चीज़ पर, कुछ बात किया कुछ अधिकारियों से या फिर यहाँ के जो प्रशासन है जो भी? जैसे कि एक हिमांशु जी थोड़ा सा अपना एक मानना था कि जो हम एक समय में एक काम करते हैं। अभी क्या किस चीज़ पे आपका मेन तो फोकस है? हमने जो शुरू में जब हम 19 मिला 2 साल कोरोना काल था, 2 साल के बाद से मेरा पूरा का पूरा फोकस था क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आवागमन है वो दुरुस्त कर दिया, और भगवान की कृपा से बहुत बेहतर हुआ है। आप ऐसा मान सकते हैं। आप अभी हमारे गांव आए होंगे तो कहीं आपको एक गड्ढा नहीं मिला होगा। ठीक, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हो गया समझ लीजिए। हमारे स्टेशन जाके, बलिया स्टेशन आप जाके देख सकते हैं, हमारा सरवनपुर स्टेशन देख सकते हैं। कई ट्रेन हम लोग आते हुए यहाँ चालू कराए। वो हमारे आपके सारे पिताजी के थे, सारे आपके पिताजी के किए पिताजी गए से थे। हम अलग नहीं ना। आप अपना बताइए। हम क्या है इसमें? अब जब भी जाते हैं तो मेरा एक मेन वीडियो के माध्यम से आप किसी से भी मैं बात करता हूँ तो हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे ज़िले की जो व्यवस्था है किसी भी फील्ड में हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर रोड हो, बिजली कटौती आप लोग देख रहे हैं बहुत किस हिसाब से हो रही है, किसी का ध्यान नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। देखिए बिजली, फिर वही बात आप करें ना कि सवाल तो उठाना चाहिए ना, जैसे नहीं आपने सवाल उठाया नहीं, किसानों के लिए, हाँ आपने मुआवजा हाँ दिलवाया। सवाल उठाया। ये सवाल वही बात है कि हम या तो समझना नहीं चाहते हैं या समझते हैं कुछ बोलते नहीं। हाँ। बिजली ही एक ऐसी चीज कि जो जहाँ पैदा हुई तब आएगी। आपके प्रदेश का डिमांड कितना है, सप्लाई कितनी आ रही है? 21,000 मेगावाट की डिमांड है, पैदा कितना हो रहा है? हमने विगत 10 सालों में, 12 सालों में, चाहे 15 सालों में हमने कितने पावर प्लांट लगाए, हाइड्रो पावर प्लांट कितने लगाए, कितने ग्रीन एनर्जी में गए, सोलर पावर प्लांट कितने लगाए, हम कितना प्रोडक्शन बढ़ाए, हमने ट्रांसमिशन पे कितना काम किया, हमने स्टेशन सब स्टेशन कितने बनवाए। इन सब सवालों पर काम करना चाहिए। बड़ी खेद के साथ मुझे कहना पड़ा कि जब अंतिम हम लोग का 2-3 महीना तक आर के सिंह जी बिजली मंत्री थे, 450 करोड़ का हम लोगों ने सेंक्शन कराया था 132 के लिए, 33 के 5 और विभिन्न योजना में हमारे जितने 2 सेपरेट 33 का हम लोगों ने लाइन के लिए, एक तो घींच के, और 5 का टेंडर ही नहीं हो पाया अभी तक, पैसा आके रखा पड़ा है हटने के बाद में। हमारे मुरली छपरा हमारे खुद गाँव में 132 का था। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी जो शासन स्तर पर तय होती हैं। नहीं वो तो आप सही बोल रहे हैं, बात ये है कि शहरों में तो रहता है वही चीज, यहाँ कटौती यहाँ की जाती है। हाँ तो गांव में इसलिए किया था ना कि यहाँ के लोग की वो डिमांड ही नहीं है, हमारी इश्यू नहीं है। शहर में थोड़ा बहुत कटेगा तो हाँ आवाज उठाते हैं लोग, ठीक ना। यहाँ आवाज उठाने की ताकत है भाई, हमको चाहिए नहीं बिजली, हमको चाहिए दूसरा चीज। आज के दिन में हमारी पेट की भूख से अधिक हमारे दिमाग की भूख कैसे खत्म होगी, इस पे काम हो रहा है। हमारी पेट की, हमारी जिंदगी के लिए जरूरत किसी चीज के लिए है। ठीक, जनता तो इसमें जागरूक नहीं है, सही बात है, उस हिसाब से उठता नहीं है। लेकिन मेरा कहना एक चीज है, आप बताइएगा। हम 132 के लिए हम चल पड़ेंगे, यहाँ होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। मैं अगर जनता है, ये जनता यहाँ के, मान के चलो 1 मिनट, यहाँ की जनता है, ठीक है, आपको चुनकर लाई, सपोज दैट आई एम टॉकिंग, आपको चुनकर लाती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि निश्चित रूप से आवाज उठाना। वो आवाज अगर मैं, ठीक है जनता नहीं उठा रही है, लेकिन जो भी जहाँ का जो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से है, कोई भी हो, उसको तो अपने आप उठाना चाहिए। क्या होता है जब आप लगातार किसी को आपका सपोर्ट हम करते जा रहे हैं, लगातार बताते जा रहे हैं, तो ऊपर बैठने वाले लोगों को लगता है कि जो हम नीचे दे रहे हैं वो चीज़ें पर्याप्त है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हम दे रहे हैं उससे उसकी मेंटल सब कुछ भूख समाप्त हो जा रही है, तो हम उस पर क्यों काम करें। आप एक बार जरूर, आप इस क्षेत्र में आप पत्रकारिता में, तो जरूर आप एक बार जाकर सर्च करिएगा जो बिजली पे आपने समस्या उठाई कि विगत 10 सालों में यदि हम, हर प्रदेश का अपना पावर कॉर्पोरेशन है, तो उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन पूरा यूपी जो 2-3 भागों में बटा है, ठीक ना, इन चारों विभागों में हम कितने सब हम लोगों ने पावर प्लांट बनवाए, कितने हाइड्रो बनाए, कितने ग्रीन एनर्जी बनाए, हम लोग प्रोडक्शन में कितना बढ़ाए, और सप्लाई के लिए हमने कितने ट्रांसमिशन पे काम किया, कितने सब स्टेशन बनवाए, कितने
अलग सेपरेट लाइन के लिए बनवाए। हमने इस पर कितना खर्च किया ये चीज़ें आप जरूर सर्च करके और आपको डालना चाहिए, जो पब्लिक जाने जो आपके चैनल को लोक मचान है। लोक मचान भी कह रहा है कि लोक मचान को बताए। आपको नाम कैसा लगा चैनल? बहुत अच्छा है। लोक मतलब हमारा ये मतलब हमारा मन का विषय है। मचान आप जानते हैं जो अरे छोड़िए, उसी में है तो मैंने आप आज बैठे हैं, थोड़ा बहुत सब हो गए तो कुर्सी बैठे हैं, तो यही मचान गड़ता था तो हाँ हाँ, वो तो गांव में यही एक था ही पहले। हाँ, चौकी भी थोड़े लगता था चौकी। कुर्सियों अब से। क्योंकि उसको ले जाना बनाने में थोड़ा सा कठिनाई थी, तो वो चार हम बांस गाड़ के ऊपर से फिर चार चार बांस बिछा देते थे पुआल फाड़ डाल कर। के उसके ऊपर चटाई पुआल। बस तो मचान तो अब उसके लोग था, लोग मतलब जनता उसको मचान पर बैठ के बात कर रही है। जिसको लोग देखे तो आपके मचान के थ्रू हम कहेंगे कि इस 10 सालों में प्रोडक्शन ट्रांसमिशन कितना काम हो जरूर डालना चाहिए। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। ये आपके सवाल का उस पर जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इसको बंद किया जाएगा, बहुत लंबा हो गया। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जिस चीज़ से पहले तो आप राजी नहीं हो रहे हैं, आप कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आप ये आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी आपको कंफर्म नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में, जनता से आपकी क्या अपील रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, किस बेस पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप वोट दें? संक्षेप में बताइएगा। एक लाइन में हम बोल रहे हैं कि एक दिन हम ऐसे घूम रहे थे तो बुजुर्ग थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, हमारे पास आए तो बोले कि बउआ तर चुनाव लड़े के चाहिए। तो हम कहे कि काहे न लड़े के चाहिए, तो तार कापी जाचल बटे। अच्छा, कैसे हमारे कापी जाचल? ना 2 साल कोरोना रहे, और बावजूद तो अपने बाबू के साथ मिल के उनका टीम में रह के जरूर प्रस्ताव दिए वगैरह के तू जिसे भाग दौड़ के वगैरह के जमीन पर उतरले बड़ा, तो एक चीज के हमके देखले बन तार काफी जचाइल बा पहले से, तो इसे तारा अब प्रूफ नहीं करेगे, तार काफी जचाइल बा हमनी के को अच्छा नंबर देले रहती यदि हमनी के मौका मिली तो हमनी चाहते हैं कि उन नंबरवा के तारा के दी जाए। लाइन हमारा बहुत अच्छा लगा कि तार काफी जचाइल बा। कब की बात है? ये बहुत 1-1.5 महीना पहले की बात है। इधर ही बने 1-1.5 10-20 दिन पहले, क्योंकि निमंत्रण में गए थे तो बुजुर्ग थे हमारे परिचित थे, तो पैर छू के प्रणाम, स्वभाव में है कि बड़े मिले तो जनता की मांग है कि चुनाव आपको लड़ना तो है। उन्होंने कहा कि वो बताओ चुनाव लड़े के चाहिए, हम कहीं काहे हमारा कहे लड़े के चाहिए, बहुत लोग बा तो ना ना तार काफी है चाहिए बा, काफी किसी चाहिए कि 2 साल कोरोना रहे पर बावजूद तो अपना बाबी साहब गंभीर सांसद जी प्रस्ताव देने के दौड़ के भाग के आर्टिस्ट में जिसे जमीन पर उतरना काम कैलो, तो टीम में काम कैलो, तेरा पास अनुभव बाटे 2 जगह के 3 जगह काम करेला के, और दोनों 3 जगह लोगों तरह काम के लोग सराहेला। चलिए भगवान विधाता का करे का ना करे, हमने तो पिछला बार काम करेंगे करेंगे बनिया के बहुत सांसद जी के, लेकिन पार्टी के स्वीकार ना रहे तो हम चुनाव ना लड़ने जा। अब पिताजी का इसी में जोड़ लेते हैं, पिताजी क्या मुड़ है अभी चुनाव लड़ने का आने वाले टाइम? पिताजी से इतना हम इस विषय पर बात नहीं करते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसा है उनसे? बहुत अच्छा है, बहुत पिता जैसे पुत्र गांव में नहीं हो तो हर कोई क्या होता है, जैसे गांव में देखे हैं हम लोग, हमारे भी पिताजी, तो उस हिसाब से प्यार तो रहता है, लेकिन नहीं होता है कि बढ़िया से उनके साथ फ्रैंकली जैसे शहरों में होते हैं उस हिसाब से है कि हम लोग का ग्रामीण जो परिस्थिति परिवेश है ना, हम लोग अपने चाचा के साथ अपने बाबा के साथ रहते हैं उनके तक बात पहुंचाने वाला। हम लोग का चूंकि संयुक्त परिवार है तो वही परंपरा अभी तक है। सबसे ज्यादा किससे होता है? चाचा जी से? हाँ, स्वाभाविक है, जो हमारी ग्रामीण जो संस्कृति है तो सभी बेटों का अपने चाचे से पलता है। बाप के पिताजी के सामने न बैठने का न बोलने का परंपरा नहीं रहा है, आदेश सुनने का उनसे बस रहता है, जो भी मतलब हर कि भाई बाप आपको आदेश ही दे सकता है। कुछ उनसे सीख होते हैं राजनीति में? अरे कह सकते हैं ना कि पार्टी विद डिफरेंस। वैसे तो हर किसी के फादर आइडियल होते हैं, एकदम हर किसी के भी एक आदमी के। आपको क्या सबसे बेस्ट क्या लगता है राजनीति को लेकर? राजनीति के लेकर उतना हम निश्चिंत आदमी नहीं देखे, और समाज को लेकर उनको बहुत भरोसा रहता है। और राजनीतिक जो 3-5 ये सब हम उनकी दिनचर्या आपको मैं बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि सुबह 4-5 बजे उठते हैं, अपना निकलते हैं, पूजा पाठ नहा जाके एक्सरसाइज वगैरह करके 3 घंटा पेपर शुरू से मैं उनको देखा हूँ, और नहा धो के आके बैठ के 2 घंटा लोगों से मिलना, फिर अपने कमरे में चाहे कार्यक्रम वगैरह तो कार्यक्रम में तो कमरे में फिर जाकर अध्ययन करना।
फिर 3-4 बजे बाहर निकलना और लोगों से मिलना। कार्यक्रम नहीं है तो फिर जाके अपना 8 बजे तक फिर सो जाना। ठीक, बाकी फिर मिलेंगे। चुनाव आने वाला है और हमारी जो टीम है इस बार के चुनाव में बहुत अच्छे तरह से एक्टिव रहेगी। हमारे जिला हो गए पूर्वांचल में खास करके, फिर मिलेंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे जरूर हम लोग।